हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बेसिक समझा कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। ठीक है, हमने एक्चुअल कॉस्ट को एक ब्रीफ रिकॉल किया कि क्या होता है। वैसे 99.9% स्टूडेंट्स को पता है, बट स्टिल मैंने डिस्कस कर लिया उससे। और बजट और बजटेड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, हमने ये समझा। अभी भी हम एक कॉस्ट को समझेंगे और एक बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस को क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए, किसी स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन होगा और कई बार नहीं मेंशन होगा, बट आपकी बेसिक नॉलेज के लिए और आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये क्लास जो आज अभी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में बार बार बताया कि बजट जो है वो एस्टिमेट होता है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करता है। ठीक है, कि और टारगेट एक तरीके से सेट करता है। ठीक है, लेकिन एस्टिमेट क्या है, व्हाट इज एस्टिमेशन। ठीक है, तो आज जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं मेनली, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट का डिफरेंस क्या है। बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस है, कई बार एक चीज़ें भी मान ली जाती है, बट वो जो थिन लाइन का डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? दो रीज़न है। कई जगहों पे कई ऑथर्स ने स्टैंडर्ड कॉस्ट की जो डिफिनीशन है उसमें वर्ड फोरकास्ट यूज़ किया है, विच इज़ एक्चुअली द करेक्ट वन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बहुत जगहों पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिफिनीशन में एस्टिमेट वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप जिस भी ऑथर की डिफिनीशन, वैसे मैं आपको बोलती हूँ आप कंपलसरी नहीं है आपके एग्जाम में ऑथर की डिफिनीशन को, तो अगर आप ऑथर की कोई डिफिनीशन प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो एज इट इज प्रिपेयर करके जाएंगे उस ऑथर की डिफिनीशन, गलत कोट नहीं करेंगे अगर सही नहीं कर सकते हैं तो। ठीक, और अगर आपने कोई ले लैंग्वेज में लिखना है या थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखना है, किसी ऑथर को स्पेसिफाई नहीं करना है, सो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करना चाहूँगी तो आप वर्ड यूज़ करेंगे फोरकास्ट। और वो क्यों यूज़ करेंगे, इसी वजह से हम आपको यहाँ पे आज डिफरेंस डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेट कॉस्ट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या मेनली ऑब्जेक्टिव है। ये मेनली जो आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो फोकस करता है क्या, आपका कॉस्ट क्या होना चाहिए, विल बी पे फोकस करता है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो वो शुड बी पे फोकस करता है। ठीक है, कि क्या कॉस्ट, व्हाट शुड बी द कॉस्ट, ठीक है, एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, एस्टिमेटेड जो है वो आपके पास परफॉर्मेंस को देख के फिक्स्ड होता है। ठीक है, एस्टिमेटेड जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कैसे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस प्लस आपका पास्ट परफॉर्मेंस देखा जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एस्टिमेट करना है कॉस्ट का, प्लस एंटीसिपेट करेंगे। क्या एंटीसिपेट करेंगे, ऑब्वियसली चेंजेस इन फ्यूचर, कि क्या चेंज आ सकता है फ्यूचर में वो आप एंटीसिपेट करेंगे। ठीक है, और अगर हम यही स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें, ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक बेसिस फॉलो करता है। तो देखिए SSS चल रहा है, ये आपके मेमोराइजेशन का एक छोटा सा ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, क्या है साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स होता है। ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट के पास्ट परफॉर्मेंस पे फोकस करता है और एंटीसिपेट करता है कि क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया अभी तक। उसके बाद आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है, वो कई बार कई पर्पसेस के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस फिक्स करना हो, मेक करना है या बाय करना है प्रोडक्ट को, या प्राइस कोटेशन लेनी है, किस पर्पस के लिए है उसके लिए यूज होता है। कॉस्ट कंट्रोल के लिए नहीं यूज होता है। तो स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट किसके लिए यूज हुआ, सेफ और कंट्रोल के लिए नहीं है ये। तो ये किस पर्पस के लिए यूज होता है मेनली, कि भाई आपको कोई प्रोडक्ट जो है परचेज करना है तो आपका फिक्सिंग सेलिंग प्राइस, ठीक है, इसके लिए यूज़ हो जाएगा। सेल प्राइस यूज़ करने के लिए आपको प्रोडक्ट को मेक करना है या किसी थर्ड पार्टी से परचेज करना है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद आप कोटेशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के लिए जो है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट यूज होता है। इट इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कंट्रोल के लिए नहीं है एस्टिमेटेड कॉस्ट। और यहीं अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस करता है, ठीक है, क्योंकि ये टारगेट सेट करता है। क्या करता है? टारगेट सेट अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर उसके बाद उसको मेजर करेगा, फिर करेक्टिव वेरिएंस एनालिसिस निकलता है, फिर उसका करेक्टिव एक्शन होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का ये कंट्रोल पे फोकस करता है, इसलिए वेरिएंस की स्टडी होती है। एस्टिमेटेड क्या है? टारगेट कोटेशन सेट करता है, मेक बाय के डिसीजन में मदद करता है, कंट्रोल में मदद नहीं करता है, ठीक है। फ्यूचर प्लानिंग पे फोकस कर रहा है, ठीक है। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं? आपका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो जनरली वो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, अडॉप्ट करती हैं इस कॉस्ट को, जो हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करती हैं वही लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट को मेनली प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, टू असरटेन दैट कॉस्ट। और यहीं अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो इनके लिए अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है एंड वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। और डिफरेंसेस समझते हैं। और क्या डिफरेंसेस हो सकता है? आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो आपके अकाउंट्स के लिए काफ़ी रेगुलर बेसिस में यूज होता है, ठीक है, जिससे वेरिएंसेस आपके कैलकुलेट होते हैं, तो आपके अकाउंट्स के लिए यूज होता है और इसी की बेसिस पे आपने वेरिएंस कैलकुलेट करते, तो एक रेगुलर सिस्टम पे ये काम करता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट के बारे में आते तो ये केवल स्टैटिस्टिकल डाटा प्रेजेंट करता है, केवल स्टैटिस्टिकल डाटा आपको प्रेजेंट कर देगा और कहेगा अपना डिसीजन कर लो भाई, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? अगर एग्जाम में भूल भी जाओ ना तो ये याद करो भाई, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तो वेरिएंस एनालिसिस भी करते थे। फिर भाई वेरिएंस एनालिसिस का करने का क्या फ़ायदा है? जब आपको कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने हैं तभी तो, है ना। और क्या डिफरेंसेस हो सकता है? आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो हर एलिमेंट के लिए फोकस करता है, ठीक है। और अगर हम एस्टिमेटेड कॉस्ट की करें तो ये एक बिजनेस का मेजर पार्ट है और बहुत ही पर्टिकुलर पर्पस के लिए एस्टिमेशंस होते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम पे इस पे डिफरेंस पूछ लिया था, दो की सिलेबस में सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था उनके। और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझना कि कई बार जब ऑथर्स डिफरेंट डिफिनीशंस दे देते हैं, ठीक है, तो वो जो वर्ड यूज़ कर लेते हैं फोरकास्ट और एस्टिमेशन, उसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो रही थी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है आप इसको एक बार कवर कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे और एक बार रिवीजन कर लेंगे विदिन 24 आवर्स। रिवीजन के लिए मैं आपको बार बार ये समझाती हूँ कि फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हैं उसके 24 घंटे के अंदर रिवीजन करेंगे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स तो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, इसीलिए उनको रिजल्ट भी उनका बेस्ट दिखता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या बोल के चली जा रही हैं सर और मैम, इट्स एन प्रूवन टेक्निक और आप जब तक करोगे नहीं, सिंसियरली करना है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियोस देखते हैं बट वीडियोस में क्या देख के क्या समझ में चले जाते हैं उन्हें नहीं पता चलता है। और कुछ स्टूडेंट हैं जो सिंसियरली सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझना है। समझने में कोई इश्यूज़ आते हैं, कोई डाउट होता है तो हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अदरवाइज हम आपको वीडियोज़ दे दें और कह दें आप देखते रहो। दिस इज़ नॉट अ वे एंड आई वॉन्ट 100% रिजल्ट, ठीक है। तो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी वो सिस्टम आप हटा दो कि क्लास में गए सुन के चले और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, ठीक है। आपको अपना बेस्ट देना है और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं कि आप बेस्ट दे सको,
ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे लेक्चर को, और उसके बाद विद इन 24 आवर्स में, भले वीडियो को ना, अगर कोई टॉपिक आपको लगता है आपको अच्छे से कमांड हो गए, विद इन 24 आवर्स में रिवीजन करना है। वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर लो, है ना। और उसके बाद 7 डे के एंड में रिवीजन कर लो, और एक बार 15th डे। उसके बाद डिपेंड्स कि आपका जो माइंड लेवल कैसे काम करता है और आपको कितना टाइम है आपका, बाकी अदर क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए फिर सेकेंड मंथ के एंड में, थर्ड मंथ के एंड में ऐसे आप अपना शीट बना लो और रिविजन क्रिएट करो, ठीक है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस बेसिक। और मेरा जो मेन मोटो था इस वीडियो को बनाने का कि जो डिफरेंसेस है बिटवीन द फोरकास्ट एंड एस्टिमेट डिफिनीशंस में, तो आप जब किसी ऑथर की डिफिनीशन यूज़ करें तो जो लिखा है वैसे लिखेंगे, और आप जनरल डिफिनीशन लिख रहे हैं तो आप फोरकास्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। सो टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।